नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर वाल्मीकि निगम घोटाला बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री बी नागेंद्र ने आज अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। खास बात यह रही कि बी नागेंद्र ने इस्तीफे का ऐलान करते वक्त खुद को जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनको खारिज करते हुए लगातार एक ही बात बोली कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। वही आपको बता दें कि ये मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया था, राज्य में काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला था और लगातार इनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। मामले की शुरुआत मई 2024 में हुई थी। वाल्मीकि निगम के लेखा अधीक्षक पी चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद निगम के खाते में कथित तौर पर करीब आपको बता दें कि 90 करोड़ लगभग पैसे होने की बात कही गई थी, जो लेन देन का मामला निकलकर सामने आया था। उस समय बी नागेंद्र जनजातीय कल्याण मंत्री थे। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने जून 2024 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में मामले की जांच आगे बढ़ी और ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन गया। मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी हुई। बी नागेंद्र का नाम जांच के दायरे में आया और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए बने निगम के पैसे में कथित तौर पर गड़बड़ी हुई और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाया। बी नागेंद्र के खिलाफ लगातार नारे लगाए गए, कई प्रदर्शन देखे गए और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे और इनके इस्तीफे की मांग करते रहे। और जिस तरीके से इनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और बेहद ही भावुक अंदाज में उन्होंने इस्तीफा दिया है और लगातार जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया। अब कर्नाटक की राजनीति में इस इस्तीफे को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक की सियासत में इस इस्तीफे को लेकर क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई इस तबाही में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए और भारत के भी सैकड़ों नागरिकों को आपको बता दें कि उनकी भी जान जाने की भी बातें निकलकर सामने आई है और कई सैकड़ों नागरिक ऐसे हैं जिनका पता अभी तक नहीं लग सका है। यानी कि आज यानी 28 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीयों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के मुताबिक करीब 320 भारतीय नागरिक अभी भी लापता या फिर संपर्क से बाहर हैं, जबकि चीन के तरफ करीब 400 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि चीन की तरफ फंसे करीब 400 भारतीयों से संपर्क स्थापित हो चुका है। इन सभी को सुरक्षित तरीके से वापस लाने की कोशिश की जा रही है और इनकी जानकारी लगातार निकलकर सामने आई है। भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए चीनी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। वहीं इससे पहले चीन की तरफ से फंसे 96 भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से नेपाल पहुंच चुके हैं। यानी कि राहत की खबर यह है कि फंसे लोगों तक संपर्क पहुंच रहा है और उन्हें धीरे धीरे सुरक्षित इलाके में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई। तमिलनाडु से सामने आई है ये खबर। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाके से बचाए गए 21 भारतीय नागरिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दिल्ली पहुंचने वाले इन लोगों से मुलाकात की। जयशंकर ने नेपाल की सेना और वहां के अधिकारियों के बचाव अभियान की सराहना की और कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इस चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि नेपाल में फंसे और संपर्क से बाहर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 100 ऐसे भारतीय मूल के लोग भी संपर्क से बाहर हैं, जिनके पास दूसरी देशों की नागरिकता हो सकती है। इनमें से कुछ लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए होने की उनकी आशंका जताई जा रही है और ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए भारतीय अधिकारी संबंधित देशों और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल तिब्बत सीमा पर आई ये फ्लैश फ्लड बेहद तेज तरीके से आई थी। बाढ़ ने कई इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरे संपर्क मार्गों को तबाह कर दिया था। कई जगहों पर मलबा जमा होने और रास्ते टूटने के कारण
लगातार राहत बचाव कार्यों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। हालात इतने चुनौतीपूर्ण हो गए हैं कि कई इलाकों तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ। नेपाल में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 तक पहुंचने की जानकारी निकलकर सामने आई और बड़ी संख्या में लोग वहां पर लापता हैं। बचाव दल लगातार मलबे और प्रभावित इलाके में लोगों की तलाशी कर रहा है। भारत सरकार भी नेपाल की मदद के लिए राहत सामग्री और जरूरी उपकरण भेज रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल के राहत और बचाव प्रयासों से हर संभव मदद करने में लगातार सहयोग करेगा। भारत की तरफ से जरूरी सामान के साथ बेली ब्रिज और मेडिकल टीमों की मदद भी भेजी जा रही है ताकि तबाह हुए संपर्क मार्गों को दोबारा बहाल करने और घायलों तक जो चिकित्सा सहायता है उसे उपलब्ध कराया जा सके, ये मदद उनके तक पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती अभी उन भारतीय नागरिकों तक पहुंचने की है जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार अपने लोगों की खबर का इंतजार कर रहे हैं और सरकार लगातार नेपाल और चीन के अधिकारियों के संपर्क में है। 21 भारतीयों की सुरक्षित वापसी और चीन की तरफ फंसे करीब 400 भारतीयों की सुरक्षित होने की खबर निश्चित तौर पर राहत जरूर देती है, लेकिन 320 भारतीयों के अभी भी लापता होने का ये आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। भारत की नज़र नेपाल और चीन दोनों तरफ की स्थिति पर बनी हुई है। सरकार का फोकस एक तरफ लापता भारतीयों का पता लगाने पर है तो दूसरी तरफ फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर भी है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि हर नए संपर्क और हर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ उन परिवारों को उम्मीद मिल रही है जो अपने को खोने से डर रहे हैं और जो अपने का इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जो उनका खोया हुआ अपना है वो सुरक्षित तरीके से बाहर आएगा, सुरक्षित तरीके से उनको रेस्क्यू कर वापस लाया जाएगा। वही आपको बता दें खबरों में आगे बढ़ते हुए कि रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर जेन अल्फा बच्चों के साथ त्योहार मनाया। बच्चों ने प्रधानमंत्री के कलाई पर राखियां बांधी, कविताएं सुनाई और खुलकर उनसे बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों के साथ बेहद सहज तरीके से और हल्के फुल्के अंदाज में मिलते हुए नजर आए। खास बात यह रही है कि मुलाकात में किसी बच्चे के हाथ में कमल वाली राखी नजर आती है तो किसी के हाथ में प्रधानमंत्री को पहले से ही उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की चीजें सामने निकल कर आती हैं। एक बच्चे ने अपने हाथ से प्रधानमंत्री के लिए राखी बनाई थी। उसने बताया कि उसने ये राखी इसलिए बनाई है क्योंकि प्रधानमंत्री प्रकृति से जो काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं और बच्चों को इन मासूम बातों को लेकर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने उनकी सारी बातों को सुना और पूरा माहौल काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक से भरा रहा। प्रधानमंत्री ने लगातार मुस्कुराकर बच्चों से संवाद किया, उनकी बातों को सुना। रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में नई पीढ़ी की सोच और तकनीक की झलक भी देखने को मिली। एक जेन अल्फा बच्चे ने प्रधानमंत्री को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी राखी बांधी। बच्चे ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा AI फॉर ऑल की बात करते हैं और वे भी जिम्मेदारी के साथ AI को सीखेगा, समझेगा और उसका सही इस्तेमाल करेगा। बच्चे की इस बात ने पीएम मोदी का ध्यान खींचा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बच्चे की बातें सुनी और लगातार उनसे संवाद किया। बच्चों की मासूमियत देखने वाले लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के इस अवसर पर जेन अल्फा से संपर्क साधा है, संवाद किया है, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। रक्षाबंधन के इस मौके पर प्रधानमंत्री का ये खास अंदाज काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जेन जी को साधने की कोशिश हुई थी और उसके बाद अब जेन अल्फा के साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आए, रक्षाबंधन पर बच्चे उन्हें राखी बांधते हुए नजर आए और जिस तरीके से तकनीक की बातें निकलकर प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले भविष्य के तौर पर इनको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वही आपको बता दें कि लखनऊ में रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर
निराश्रित बच्चियों और छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बच्चियों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी उनके साथ काफी सहज अंदाज में बातचीत की। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री आवास का माहौल भावुक होने के साथ साथ खुशियों से भरा हुआ नजर आया। बच्चियां अपने साथ अलग अलग तरीके की राखियां लेकर पहुंची थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर राखी बांधी और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनके भविष्य को लेकर लगातार उनसे बात की। इस दौरान बच्चियों के चेहरे पर उत्साह दिखा, खुशी दिखी और जिस तरीके की चमक दिखी वो सराहनीय मानी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास रहा है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के साथ सीधे संवाद करने और त्यौहार मनाने का मौका मिला। तो बच्चियां काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आईं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ संवाद करने का उनको मौका मिला उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चियों में उत्सुकता देखी गई। तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्यौहार है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके को बेटियों के सम्मान और सुरक्षा से भी जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना जरूरी है। बेटियां सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज और देश की ताकत हैं, इसलिए उनके लिए बेहतर शिक्षा, सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज बेटियां शिक्षा से लेकर खेल, विज्ञान, तकनीक और दूसरे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। सरकार का प्रयास है कि किसी भी बेटी को अपने सपनों को पूरा करने में आर्थिक या फिर सामाजिक बाधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन मनाने पहुंची बच्चियों के लिए ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं था, उनके लिए ये मुख्यमंत्री के साथ अपनेपन का एक खास अनुभव था। राखी बांधने के बाद मुख्यमंत्री ने बच्चियों के साथ बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं ने भी रक्षाबंधन की खुशी को साझा किया है। दरअसल रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में सुरक्षा और जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक होती है, अपनापन का प्रतीक होती है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम की तस्वीरों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार का संदेश दिया है। एक तरफ बच्चियां मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधते हुई दिखाई दी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। कार्यक्रम में त्यौहार की खुशियों के साथ साथ बेटियों के भविष्य और उनके अधिकारों की बात भी सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा और बालिकाओं की शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस मौके पर बेटियों को आगे बढ़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनके संदेश साफ जो है नज़र आया है कि बेटियों को मजबूत और सुरक्षित तरीके से उनको वातावरण दिया जाए। ये वातावरण देना सिर्फ सरकार का काम नहीं है बल्कि समाज का भी काम है, समाज की भी ये जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मनाया गया रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का कार्यक्रम बनकर नहीं रहा, इसमें भाई बहन के रिश्ते की भावनाओं के साथ बेटियों के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश भी दिखाई दिया। यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर इस बार रक्षाबंधन की तस्वीर कुछ अलग रही। कलाई पर राखी थी, चेहरों पर मुस्कान थी और साथ ही बेटियों के बेहतर भविष्य का संदेश भी था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार में भी साफ तरीके से दिखाई देने लगा है। बिहार की कई बड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद सीमावर्ती और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया है। गंडक, कोसी, गंगा, बूढ़ी गंडक और घाघरा जैसी नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर या फिर उसके आसपास बह रही
गई हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दरअसल बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर की सबसे बड़ी वजह नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को माना जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद वहां से आने वाले पानी का असर अब बिहार की नदियों में भी दिखाई देने लगा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नदियों का पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सीमावर्ती जिलों में स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता गंडक नदी को लेकर है। गंडक नदी गोपालगंज और उसके सिद्धवलिया इलाके के खतरे के निशान तक पहुंच गई है। इसके बढ़ते जलस्तर ने आसपास के निचले इलाके में रहने वाले लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं, ताकि अगर पानी और भी ज्यादा बढ़ता है तो किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। उधर कोसी नदी भी आपको बता दें कई इलाकों में खतरे का संकेत दे रही है। खगड़िया, कटिहार और कुर्सेला में कोसी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। कोसी को बिहार की सबसे संवेदनशील नदियों में गिना जाता है और इसके जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी होने पर बड़े इलाके में भारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरत रहा है। सिर्फ कोसी और गंडक नदी ही नहीं, बूढ़ी गंडक नदी भी खगड़िया में खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं गंगा की बात करें तो गंगा का जलस्तर भी कई जगहों पर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। पटना, दीघा, हाथीदह और गांधी घाट में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। घाघरा नदी को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। सीवान जिले के दरौली में घाघरा खतरे के निशान पर है। यानी कि जिस तरीके से नेपाल में बाढ़ आई है, बिहार में भी बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।